हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ, ठोस अवस्था पहले चैप्टर का। तो मैं जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं पहले इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात जो है, इस वीडियो को देखने से पहले जिन बच्चों ने जो 3 लेक्चर हैं ठोस अवस्था के, अगर वो नहीं है तो पहले जाके वो देखें, ठीक है। क्योंकि इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये लेक्चर हमें अच्छे से समझ आए, तो उसके लिए ज़रूरी है इससे पहले वाले लेक्चर देखना, ठीक है। तो अब हम जो है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के बचे हुए प्रकारों के बारे में। तो मैंने पहला प्रकार करा चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, जो कि था आणविक क्रिस्टलीय ठोस। प्रॉपर तरीके से कराया है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा उसमें, बहुत अच्छे लेवल से कराया है। और आज हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार को, आयनिक ठोस, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखा दिए बच्चों, ताकि वीडियो में समय थोड़ा कम रहे और आप लोगों को अच्छे से समझ आए। आप लोगों को भी पता है कि कैमरे में पढ़ाना और कैमरे के सामने पढ़ाना और क्लास में पढ़ाना बहुत कुछ अलग होता है। तो अब हम इन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। आपको पता है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण जो हैं वो कौन होते हैं? आयन होते हैं। और आयन आपके 2 होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन। एक तो सर आयन होता है आपका धनायन, और एक जो आयन है वो होता है आपका ऋणायन, ठीक है बेटा। और धनायन और ऋणायन के बीच एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक जो आकर्षण बल लगता है, उसका नाम होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या होता है बेटा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और इस धनायनों के बीच या ऋणायनों के बीच, इन आयनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, मैं बंद वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूं पहले लेक्चर में, कि आयनों के बीच जो बल लगता है उसका नाम होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही बोलते हैं हम आयनिक बंध। इसी आकर्षण बल को आयनिक बंध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आयनिक बंध जो है मजबूत होता है। कैसा होता है आयनिक बंध? मजबूत होता है। और आयनिक बंध अगर मजबूत है, और अगर कोई 2 आयनों के बीच लगने वाला, ये एक आयन Na+, ये Cl-, इनके बीच लगने वाला अगर जो बंध है वो अगर मजबूत है, तो अगर इनके बीच बंध मजबूत है तो ये जो आयन है एक दूसरे के बहुत पास रहेंगे। और मैं आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि बंध के समानुपाती होता है क्वथनांक और गलनांक। जितना ज़्यादा बंध मजबूत होगा, उस चीज़ को गर्म करने के लिए, क्वथनांक मतलब हमें किसी चीज़ को उबालना है, और कोई चीज़ उबलती कब है? जब उस चीज़ की, उस पदार्थ के अणुओं के बीच जो बंध होता है वो टूट जाता है। पानी कब उबलता है? जब पानी के अणुओं के बीच जो लगने वाला हाइड्रोजन बंध है वो टूट जाता है, ठीक है। जब बंध कमजोर होगा तो कम ताप पर टूट जाएगा, और बंध मजबूत होगा तो अधिक ताप पर टूटेगा। तो अगर उच्च, यो आपका बंध जो है मजबूत है, तो आपके उच्च गलनांक एवं क्वथनांक उपस्थित होंगे, ठीक है। ऊपर की बात, आयनिक ठोस अगर मजबूत है, आयनिक बंध अगर मजबूत है, तो यहां पर ये जो ठोस होंगे कठोर होंगे और भंगुर प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे? ठोस कठोर होंगे। और कैसे होंगे? भंगुर प्रकृति के। जैसे आपने नमक देखा, NaCl, मैंने एग्जांपल लिया NaCl। नमक जो होता है वो जो हम घर में खाते हैं, ये तो पिसा हुआ आता है। एक जो समुद्र से प्राप्त होता है तो डेलों के रूप में प्राप्त होता है, पत्थर की तरह होता है, डेले के रूप में होता है। और जो ये डेला होता है वो बहुत अधिक कठोर होता है। किसी के सिर पर मार दिया सिर फूट जाएगा, इतना कठोर होता है। ध्यान से मार के मत देखना, ठीक है। कहीं बोलोगे सर ने सिर फुड़वा दिया, ध्यान समझो इस चीज को। कठोर एवं भंगुर प्रकृति। सर ये भंगुर नाम क्या होता है? तो भंगुर बता दूं, किसी भी चीज पर अगर आप हथौड़ा मारते हो और वो पाउडर रूप में परिवर्तित हो जाए, पाउडर रूप में परिवर्तित हो जाए, तो उस चीज को जो है हम भंगुर बोलते हैं। आपने अगर नमक पर हथौड़ा मारा तो उसको चूर्ण बन जाएगा, और जो चूर्ण बना दे, गांव में चूर्ण बोलते हैं ना, जो उसका चूर्ण बन जाए, जो पाउडर की तरह फैल जाए, उसे बोलते हैं भंगुर प्रकृति। आपको पता है कि जैसे ही नमक के डेले पे मारेंगे तो उसका चूर्ण हो जाता है, और जब वो चूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो प्रकृति कैसी होगी? भंगुर। ये जो ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। आयनिक ठोस जो है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान से सुनो क्यों? क्योंकि आप लोगों को बता दूं, ठोस अवस्था का मतलब होता है जिसमें अणु या आयन बहुत पास पास हो। और मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, पूरी केमिस्ट्री में याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आपके पास 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली मुक्त आयन, दूसरी मुक्त इलेक्ट्रॉन।
या तो आपके पास मुक्त आयन उपस्थित होनी चाहिए या आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने चाहिए। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मतलब वो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। आपको सिर्फ मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन से मतलब है। यहाँ देखो, अगर ठोस अवस्था है तो मुक्त की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ठोस अवस्था में तो एक दूसरे से आयन बहुत पास पास होंगे, मतलब वो बिल्कुल भी एक दूसरे को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ेंगे। और जब आयन वहाँ मुक्त नहीं होंगे तो वहाँ पर विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। समझ आ गया? इसलिए वो क्या होगा, कुचालक। लेकिन अगर मैं इसी ठोस अवस्था को गलित अवस्था में परिवर्तित कर दूं या जलीय अवस्था में, जलीय विलयन में परिवर्तित कर दूं, जैसे नमक है, नमक को अगर तुम ठोस अवस्था में उसमें करंट लगाते हो तो बिल्कुल कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन अगर तुमने नमक को पानी में डाल दिया या नमक को गर्म कर दिया, देखो गलित अवस्था का मतलब और जलीय विलयन का मतलब दोनों का अलग अलग होता है। गलित का मतलब किसी चीज को गर्म करके उसको गलाना, पिघलाना, और जलीय का मतलब उसको पानी में डालना। समझ रहे हो ना? तो अगर तुमने दोनों केसों में नमक को या तो गर्म किया तो वो पिघल जाएगा या उसको पानी में डाला, तो जैसे ही नमक पानी में गया जाएगा तो वो घुलेगा। घुलेगा मतलब Na और Cl जो आयन है वो मुक्त हो जाएंगे। नमक पानी में जाएगा तो वो जल के अणुओं के साथ क्रिया करेगा, और जैसे ही NaCl जड़ के अणुओं के साथ इसको तुमने पानी में डाला तो ये पानी में जाएगा। तो पानी में जाने पर NaCl जो है Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा, और जैसे ही Na+ और Cl- एक दूसरे से अलग हुए तो आयन एक दूसरे से क्या हो गए, मुक्त हो गए। पानी में जाते ही NaCl के हमें मुक्त आयन प्राप्त हो गए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। या हमने इसे गर्म किया, गर्म करने पर कोई चीज पिघली, अगर NaCl गर्म करने पर पिघला, वो पिघला कब, जब उसके आयनों के मध्य लगने वाला बल क्या हो गया, कमजोर हो गया। अगर बंध कमजोर होता है तो आयन मिलेंगे मुक्त, बंध मजबूत है तो कभी भी आपको मुक्त आयन नहीं मिलेंगे। तो सर या तो उसको गर्म करो या उसे पिघलाओ या उसको पानी में डालो। इन दोनों केसों में या तो गलित अवस्था हो या जलीय अवस्था। गलित अवस्था गर्म करने पर मिलने वाली अवस्था, जलीय अवस्था पानी में डालने पर मिलने वाली अवस्था। तो दोनों में वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए, ठोस NaCl, ठोस KCl, ठोस KNO3 आदि। बहुत सारे जितने भी आपके आयनिक ठोस होंगे वो इसमें तरीके से कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने फिलहाल आपको जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो लिखा दिए। अब अपन जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से कॉपी कर सकते हो। हाँ तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह आयनिक ठोसों की प्रकृति होती है, आयनिक ठोसों के गुण क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं। तो अभी अगर मैं आप लोगों को एक उदाहरण दिखाना चाहूँ कि आयनिक ठोस होते कैसे हैं, तो बता दूँ आयनिक ठोसों में जो है प्लस माइनस, इस प्लस के पास प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। इस माइनस के पास प्लस आएगा, फिर आपका माइनस आएगा, फिर आपका प्लस आएगा, फिर आपका माइनस आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आयनिक ठोस जो हैं वो विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे के पास व्यवस्थित होते हैं। आपको मैं अभी डायग्राम में दिखा दूँ, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आप लोग आसानी से देख सकते हो कि किस तरह आयनिक ठोस जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो आयन हैं, विपरीत आयन, वो जुड़े हुए हैं। कहीं भी इस डायग्राम में आप लोगों को प्लस प्लस एक साथ और माइनस माइनस एक साथ नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आयनिक ठोसों की, कि जो आयनिक ठोस होते हैं ये जो है एक स्पेशल आकृति में व्यवस्थित होते हैं, या मैं कह सकता हूँ ये जो आयनिक ठोस होते हैं ये विशेष क्रिस्टलीय संरचनाओं में, विशेष क्रिस्टलीय संरचनाओं में पाए जाते हैं। विशेष क्रिस्टलीय संरचनाओं में पाए जाते हैं। अब सर ये विशेष क्रिस्टलीय संरचना का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनमें जो आयन होते हैं वो स्पेशल एकदम पर्टिकुलर शेप होती है, पर्टिकुलर आकृति होती है। कैसे सर, उदाहरण बताओ। तो अगर मैं उदाहरण लूँ आप लोगों के सामने तो वो लूँगा मैं NaCl। अब देखो कितना सिंपल है NaCl का उदाहरण। NaCl जो है, जो आपका नमक होता है आप घर में खाते हो, उसकी आकृति कुछ किस तरह बनती है मैं इसको समझाऊंगा। अभी ध्यान से समझना। NaCl में आकृति बनाने आपको मैं सिखाऊंगा। बहुत से बच्चों को एक बहुत बड़ी टफ लगती है कि सर बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर है नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। समझना ध्यान से। आप लोगों को सबसे पहले क्यूब बनाना है।
क्यूब समझ रहे हो, घन। आप लोगों को एक घन बनाना है और बचपन से आप लोग घन बनाना जानते होंगे, नहीं जानते वो मेरे सीख लो। 2 वर्ग बनाए, फिर उनके जो कोने हैं उनको आपस में मिला दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है कि आपको ये वाली 2 लाइन और ये वाली 2 लाइन जो हैं इनको आगे बढ़ाना है। कैसे, ध्यान से देखो। समझ आया, कुछ ज़्यादा चक्कर तो नहीं ना इसमें। चलो, कुछ बच्चे जो हैं उनको नहीं समझ आ रहा तो मैं उनको एक एक लाइन बना के बता देता हूँ। ध्यान से देखो, दोबारा देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा। कुछ भी हो, अपन को पूरी वीडियो में एक एक चीज़ समझनी है और कोई भी डाउट है तो मुझे बताना है। तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमें एक क्यूब बनाना है, पहले हमें ऐसे स्क्वायर बनाना है, एक वर्ग बनाना है। उसके अलावा फिर दूसरा वर्ग इस तरह बनाना है, ध्यान समझना, ठीक है। इस कोने को इस कोने से, 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 डन। अब आपको ये 2 लाइन और ये 2 लाइन है, इस लाइन, ये 2 लाइन है, ये 2 पॉइंट, इनको आगे बढ़ाओ। इस तरह बढ़ाया आपने आगे और इन दोनों को मिला दिया। अब ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से आगे है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो और आपने एक वर्ग और बना दिया। वर्ग बनाते जाओ, लाइन मिलाते जाओ। तो देखो, आपने इस पॉइंट को इससे मिलाया, इस पॉइंट को इससे मिलाया। बहुत ही सिंपल है, कोई लफड़ा नहीं है। अगर हमें साइड में क्यूब बढ़ाने हैं, साइड में आकृति बढ़ानी है तो कुछ नहीं करना, ये 2 लाइनें और ये 2 लाइनें उनको आगे बढ़ाना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है और लाइन में ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपको नीचे बनाने हैं, नीचे आपको घन बनाने हैं, तो कैसे करोगे? इन 2 पॉइंट्स को पकड़ो ध्यान से, इस तरह। इसको मैं और सीधा कर देता हूँ। एकदम मेरी ड्राइंग वैसे ही बेकार है, आपको बता दूँ, इतना बन रहा है वो कम नहीं है, ठीक है। ड्राइंग और राइटिंग दोनों में मेरा हाथ तंग है। ध्यान सुनो, अब आपको ये जो 2 पॉइंट हैं ये नीचे ले जाने हैं, ले गए। आपने नीचे इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, तो आपने इस पॉइंट को इससे बनाया, इस पॉइंट को इससे बनाया। आपके 3 क्यूब, 3 घन तैयार हो चुके हैं। चौथा बनाना है आप लोगों को। इस लाइन को यहाँ मिलाया, इस लाइन को यहाँ मिलाया और इस तरह हमने कनेक्ट कर दिया। तो मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको बस 4 घन बनाने हैं और NaCl की आकृति जो है आपके हाथ में है। 2 मिनट में अब कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है वो सुनो। आपको ये जो 4 घन बने हैं इनको बीच में से काट देना है। मतलब हकीकत में क्या होता है कि NaCl में 8 घन होते हैं। अब आप 4 तो बना सकते हो। अब तुम 4 अगर आपके पास डिब्बे हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, उनको अगर बीच में से काटोगे तो आपको 8 मिल जाएंगे ना। 4 को काटना तो कितने मिल जाएंगे? 8 मिल जाएंगे। और 8 भी क्या होंगे? वो घन होंगे। अगर किसी घन को बीच में से काटते हो तो वो भी क्या होता है? एक घन होता है। काट के देखना, अगर आपके पास 4 डिब्बे हैं, आपने काटा तो क्या मिल जाएगा? एक घन मिल जाएगा। तो आप काटो इसको, बिल्कुल बीच में सेंटर पॉइंट ले जाओ, काट दो, बीच में से काट दो, बिल्कुल काट दो सर, बिल्कुल भी आपको दया नहीं करनी है, इसको काट देना है बीच में से। ध्यान से एक एक लाइन को देखते हुए चलना है। जहाँ डाउट आए मेरे को तुरंत बता देना है कमेंट बॉक्स में कि सर हमें समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कट गया आपका। अभी और रह गया ये बीच में, ये तो ऊपर ऊपर से कट गया, बीच में भी तो कटना है। इसको यहाँ से काटा तो यहाँ मिल गया। अब सर एक एक पॉइंट मिल चुका है, मतलब आपके जो 4 घन थे वो 8 में परिवर्तित हो चुके हैं। मैंने बीच में से काट दिए और जो कटने वाली लाइन है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, अब सर इसमें जो है Na+ और Cl- कहाँ होते हैं? तो सुनो, Na+ जो होता है उसकी आकृति जो है वो छोटी होती है। आपको पता ही है Na+ की जो आकृति है, जो आकार होता है, क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि S ब्लॉक में आता है और S ब्लॉक में जो है इधर जाने पर आकार क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन जो क्लोरीन आयन है, ये Cl- आयन जो है ये हेलोजन ग्रुप में आता है, फिरकल 12 एंटी वाले ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में, जिससे इसका आकार क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। तो मतलब मैं पॉइंट से तो सोडियम को प्रदर्शित करूंगा और गोले से Cl- को। ठीक है, अब किस तरह Cl- अरेंज होते हैं, किस तरह Na+, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है,
हर एक कोने पर Cl माइनस रख देना है, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, और बीच में Cl माइनस। बस इतना करना है। ऊपर की सतह हो तो ऊपर के 4 कोनों पर, पहले तो कोनों पर रख दो Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, सभी कोनों पे हो गया। कोनों के अलावा एक बीच में जो पॉइंट है इस पे भी रखना है Cl माइनस, इन 4 कोनों के बीच में Cl माइनस, इन 4 कोनों के बीच में Cl माइनस। तो ये जो है अभी आपने Cl माइनस कर लिए। अब ध्यान से देखो एक चीज़, ये जो Cl माइनस है इसके पास कभी भी Cl माइनस नहीं आ सकता। याद रखने की ट्रिक समझो, समझने की। ये Cl माइनस है तो इस Cl माइनस के पास क्या आएगा, Na प्लस। अभी Cl माइनस और आएंगे, कहाँ आएंगे वो बता रहा हूँ मैं। इस Cl माइनस के पास Na प्लस, Na प्लस के बाद Cl माइनस, Cl माइनस के बाद Na प्लस, Na प्लस के बाद Cl माइनस, Cl माइनस के बाद Na प्लस, Na प्लस के बाद Cl माइनस, Cl माइनस के बाद Na प्लस। देख लो Cl माइनस, Cl माइनस और Na प्लस एक दूसरे के पास हैं, ना तो 2 Cl माइनस पास होंगे ना 2 Na प्लस। ये मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा चुका था कि कभी भी आयनिक ठोसों में ना तो 2 ठो जो प्लस चार्ज होते हैं, जो धनायन होते हैं वो पास होते हैं, और जो ऋणायन होते हैं वो कभी पास नहीं होते। ये Na प्लस तो ये Cl माइनस, Cl माइनस तो Na प्लस हो गया। अब देखो ये जो Cl माइनस है इसके सेंटर पे क्या आएगा, ये Na प्लस, और ये जो Na प्लस है इसके इधर क्या आएगा, Cl माइनस, और ये Na प्लस है इसके इधर क्या आएगा, Cl माइनस। तो Na प्लस के इधर क्या आएगा, Cl माइनस, Cl माइनस के इधर क्या आएगा, Na प्लस। ठीक है, इस Na प्लस से Cl माइनस, Cl माइनस से Na प्लस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Na प्लस। मतलब जो आपने गोले रखे ना उन गोलों की पोजीशन ध्यान रखो कि गोले कहाँ कहाँ आते हैं। उनके जहाँ आसपास आपको क्रॉस पॉइंट दिखे, जो मिलन बिंदु हो क्रॉस पॉइंट, वहाँ Na प्लस रख दो। तो देखो आपने पहले तो 8 कोने कवर कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने के अलावा आपने पॉइंट फिक्स कर दिए, 1 2 3 4, ये पॉइंट फिक्स कर दिए, बीच में सेंटर पॉइंट पे लगा दिए। कोनों के अलावा 1 2 3 4 यहाँ लगा दिए। उसके बाद आपको इस पॉइंट पे लगा दिए Cl, इस पे लगा दिया। अब बचे कुछ जितनी भी आपके कोने हैं ये बच गया, यहाँ Na प्लस आएगा, यहाँ Na प्लस आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा, Na प्लस आएगा। जो भी क्रॉस पॉइंट बचा है सब पे क्या लगाओगे आप, Na प्लस। तो देखो एक अगर मैं फेस की बात करूँ, एक फलक की बात करूँ, तो एक फलक पे 4 कोने और बीच में तो आएगा Na प्लस, नहीं Cl माइनस। एक फलक पे 4 कोने और बीच में आएगा Cl माइनस, और उस फलक के बीच में जो मिड पॉइंट होते हैं, बीच के बिंदु, इन पे आता है Na प्लस। तो देखो इसमें भी देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बीच में कौन आ रहा है, Na प्लस। इसको भी देख लो 1 2 3 4 5, इसके अलावा 1 2 3 4। मतलब सिंपल कंसेप्ट है कि कोनों पर और बीच में Cl, और बाकी बचे कुछ ही जो बीच की पोजीशन होती है उनमें Na प्लस। और ये आपकी जो स्ट्रक्चर बन चुकी है वो किसकी बन गई है, Na प्लस की, NaCl की। किसकी बन चुकी है, NaCl की। तो ये जो है स्ट्रक्चर NaCl की होती है। और मैं आपको बता दूं इस स्ट्रक्चर को और क्लासीफाई करना है तो आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, जिसमें ध्यान से देखो। इस पिक्चर में जो है ये जो आकृति मैंने बनाई है सेम आकृति दिख रही है। जो आपके ऑरेंज कलर के जो गोले हैं वो Cl माइनस को बता रहे हैं, और जो सलेटी कलर के हैं वो Na प्लस को बता रहे हैं। और जो मैंने बोर्ड पे बिल्कुल बनाया है सेम ऐसा ही आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देख लो अच्छे से। जो मैंने कंसेप्ट बताया है कि ऊपर फलक पे 4 बीच में Cl होता है, ऊपर फलक पे 4 बीच में Cl होता है, और Cl के अलावा जितने भी पॉइंट बचते हैं वहाँ Na प्लस होगा। ध्यान से देख लो तो ये आपकी पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है एक Cl माइनस जो है वो 6 Na प्लस से, और एक Na प्लस है वो 6 Cl माइनस से जुड़ा रहता है। वो बाद की कंसेप्ट है, मैं आपको अभी बता सकता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखना चाहो तो ध्यान से देखो। अगर मैं इसकी बात करूँ इस Cl की, तो ध्यान से देखो एक क्लोरीन जो है 1 2 3 आपके क्या हो गए, सोडियम हो गए। अगर मैं इस आकृति को ऊपर बनाऊँगा तो 3 ऊपर होंगे, एक पॉइंट यहाँ होगा सोडियम का, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ होगा, और कहाँ होगा, ध्यान से देखो इस क्लोरीन को देखो, इस क्लोरीन को Cl माइनस को। ये क्लोरीन 1 Na प्लस, 2 Na प्लस, 3 4
5 और एक ऊपर जब मैं आकृति इस आकृति को और बढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी है कि एक ही ये 8 घन का NaCl बन गया, नहीं, ये तो एक प्रकार की मात्रक कोष्ठिका है, यूनिट सेल है, मतलब ये तो एक थोड़ा सा डेमो है। ऐसे तो बहुत सारे क्यूब होते हैं NaCl में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसके आकृति को ऊपर बढ़ाओगे तो एक Na+ यहाँ मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक जो Cl- होता है वो आपका इस आकृति में 6 Na+ से घिरा रहता है। आपको क्लियर दिख रहा है? ये वाला Cl- देख लो, 1 2 3 4 5, ऊपर एक और होगा। जब आकृति ऊपर बढ़ेगी, ऊपर बनाएंगे, ऐसे ही घन ऊपर बनाना स्टार्ट करेंगे, एक Na+ यहाँ आएगा। तो एक Cl- कितने होते हैं आपके? 6 Na+ से। और इसी तरह आपका जो Na+ है वो भी 6 Cl- से गिरा होता है। काफ़ी बड़ी चीज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट मैंने बता दिया है। किस तरह गिरा रहता है वो आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी। एक क्लोरीन से किस तरह 6 Na जुड़े हुए हैं, मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पर। तो इस तरह जो है हमने NaCl की स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। जो भी बच्चे ढंग से पढ़ेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि आसानी से समझ आ जाएगा। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं अपन। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका क्रिस्टलीय ठोसों का पहला प्रकार, दूसरा प्रकार आणविक और रासायनिक खत्म हो चुके हैं। तीसरे को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जो है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो अवयवी कण होंगे कौन होंगे? धातु परमाणु होंगे। आपको पता है अगर धात्विक ठोस है और धातु परमाणु है तो बंध कैसा होगा? धात्विक बंध होगा। और अगर धात्विक बंध है तो वो धात्विक बंध कैसा होता है? मजबूत होता है। और मजबूत जो होता है इसकी वजह से गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये तो हम आयनिक ठोस में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो गुण हैं, इनमें जो गुण पाया जाता है तन्यता, आघात वर्धनीयता और चमकशीलता का। अब ध्यान से समझना, धातु नाम आते ही 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि धातुओं का जो मुख्य गुण होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने का होता है। और धातुओं के इसी गुण के कारण इनमें तन्यता, आघात वर्धनीयता और चमकशीलता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है? तन्यता क्या होता है? तन्यता मतलब कोई भी धातु तनने की क्षमता, कितनी लंबी दूरी तक खींची जा सकती है। आघात वर्धनीयता मतलब किसी को हथौड़ से पीट कर उसे कितना फैलाया जा सकता है। चमकशीलता जो धातुओं की खुद की चमक होती है, वो चमक किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। आपको पता है ना कि धातुओं का जो मुख्य गुण है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का होता है। तो इसी वजह से आपको बताया मैंने, धातुएं जो हैं वो ताप और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा था ना कि या तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आयन हो आपके पास, या आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। मुक्त आयन हो या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। आपके दोनों में से कोई भी एक चीज होने पर वो चीज विद्युत धारा का क्या हो जाएगी? सुचालक हो जाएगी। तो ध्यान से सुनो, ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है, क्योंकि शरीर में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब किस तरह पाए जाते हैं मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात, इसके उदाहरण मैंने लिख दिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं धात्विक ठोस, तो जितनी भी धातुएं होंगी Fe, Ni, Cu, Zn, जितनी भी आपकी डी ब्लॉक की धातु होंगी, डी ब्लॉक की जितनी भी धातुएं होंगी वो सब इन धात्विक ठोसों के उदाहरण में आ जाएंगी। अब बात करते हैं धात्विक बंध। सर ये धात्विक बंध क्या होता है? तो सुनो ध्यान से, इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि सपोज करो Fe धातु है, और Fe जो धातु है उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो यहां पर बन गया Fe+2। इतना तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस परमाणु पर प्लस चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 2+, 4 त्यागते तो 4+, ठीक है। तो Fe जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागने पर एक तो आपको मिल गया धनायन, क्या मिल गया? धनायन। और एक आपको मिल गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है सर? कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 चीज बनाती है, एक तो धनायन और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर मैं डिटेल स्टडी करूं तो अगर बहुत सारे धनायन हो, बहुत सारे धातु के धनायन जो हैं, बहुत सारे धातु के धनायन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर दे, ये समझ लो बहुत सारे आपके Fe+2 से, ठीक है। तो जैसे ही Fe ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो आपको क्या मिल गए? धनायन मिल गए, और धनायनों के साथ क्या मिले? इलेक्ट्रॉन। तो जो मैं डॉट से शो कर रहा हूं ये सब हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल पॉइंट समझने की चीज,
क्योंकि आपको पता है धातु एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। धातु की मन की है वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, तो आप ये डिसाइड मत करना कि सर वो 2 ही त्यागेगा, नहीं। धातु परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है उसकी स्वेच्छा से, उसकी मर्जी से। ध्यान से सुनो, आपको समझ आ रहा है डायग्राम? इस डायग्राम का मतलब है कि Fe या कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग के 2 चीज बनाती है। एक तो ये धनायन जिसे हम कर्नेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। याद करो मत करो कोई दिक्कत नहीं। एक तो धातु धनायन जिसे कर्नेल बोलते हैं, और ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनों का सागर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन समुद्र। आपको समुद्र सा लग रहा है, नहीं लग रहा? फीलिंग आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन समुद्र की फीलिंग। आपको दिख रहा होगा चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, समुद्र में जैसे पानी भरा होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और उनमें कौन है? मुक्त आयन। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरह फर्स्ट स्टेप सुनो। फर्स्ट स्टेप है धातु आयन जो है, धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और धातु धनायन प्लस मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाएगी। धातु धनायन जो है उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं, उनके बीच में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझो। जैसे ही इन पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में गति करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में किसका प्रभाव होगा? विद्युत धारा का। अब तो समझ आ गया होगा, ये तो पढ़ा होगा फिजिक्स में। फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अगर हम किसी धातु के क्रिस्टल में जैसे ही हम विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में हमें विद्युत धारा प्रवाहित होने को मिलेगी, जिसकी वजह से स्पष्ट होता है कि ये धात्विक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। सर ताप का समझ नहीं आया, ताप के सुचालक कैसे होते हैं? तो कोई नहीं बेटा, घर पे एग्जांपल है आपके साथ। एक लोहे की छड़ लेना, उसको स्टोव पर रख देना गैस पे, और उसको जलाते हाथ में पकड़ लेना, और देखता हूँ मैं कितनी देर तक पकड़े रहोगे। क्योंकि आप तो इस छड़ को गर्म कर रहे हो ना, ये स्टोव है, इसको गर्म कर रहे हो, आप गर्म करते जा रहे हो, 2 मिनट बाद आप छोड़ दोगे, क्योंकि ये जो ताप है धातु के इस सिरे से ऑटोमेटिक प्रवाहित होके इस सिरे तक आ जाता है। समझ रहे हो ना? लोहे की एक छड़ को गर्म करने पर वो पूरा लोहा गर्म हो जाता है। इससे पता चलता है कि इस लोहे के कणों द्वारा, इस लोहे के परमाणु द्वारा ताप का क्या हो रहा है? प्रभाव हो रहा है। तो लोहे के कणों द्वारा जैसे ताप का प्रभाव होता है, जैसे जो है एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म होता है, ऐसी किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। एक सिरे पे तार लगाओगे, दूसरे पे ऑटोमेटिक क्या पहुंच जाएगा? करंट पहुंच जाएगा। करंट क्यों होता है आपको बता दिया, क्योंकि सर धातु जो है वो धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाती है, और ये जो है यही जिम्मेदार होता है किसके? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। मैं बता चुका हूं सब चीज। सारा खेल समझाने वाले का है, और समझाने वाले का मतलब कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट याद रखो, कोई मतलब नहीं है। मुक्त आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई है, विद्युत धारा का क्या होगा? सुचालक। नहीं है कुचालक, बात छोड़ो। पूरी केमिस्ट्री ऐसे ही मजे से पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये वीडियोज़ लंबी इसलिए होती जा रही है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मैं एक एक चीज़ डिटेल से समझा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, जहाँ पर बिल्कुल भी मैं गुंजाइश नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक एक डायग्राम से समझा रहा हूँ, इसलिए इनको वीडियोज़ को लंबा बताना पड़ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ। 5 मिनट में डायरेक्ट बताया ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपको रीज़न नहीं पता होगा, मैं विद रीज़न बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए टाइम लगता है। थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें थोड़ा, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा चैनल में। ठीक है, ये जो जितने भी वीडियोज़ हैं लाइक करो, इन पे कमेंट करो, इनको शेयर करो, जितने भी बच्चे जिनको ज़रूरत है उनको साथ शेयर करो। ठीक है, तो ये आपका मुक्त जो है धात्विक ठोस हो गया, पूरा कंप्लीट है। आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखा देता हूँ, इस डायग्राम में ध्यान से देख लो। आपको छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें धनायन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लियर तरीके से नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो गया। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाओ फटाफट। हाँ तो बच्चों, आपके 2 ठोस कंप्लीट हो चुके हैं, 3 ठोस कंप्लीट हो चुके हैं। आपका चौथा प्रकार बचा है सहसंयोजक ठोस। ध्यान सुनेंगे। बच्चों से बोल दूं मैं कि ये जो वीडियो है ये लंबी इसलिए जा रही है क्योंकि प्रॉपर तरीके से समझाना पड़ रहा है हर एक चीज़, तो थोड़ा पेशेंस रखें। एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ मैं, इसके अलावा टॉपिक्स में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपने वीडियो देख ली तो कुछ भी एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो सहसंयोजक ठोस, अभिविकर्ण सहसंयोजी परमाणु बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी।
बंध भी कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध होगा। मजबूत होता है, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। तो आयनिक, धात्विक या सहसंयोजक तीनों में ये चीजें तो सेम रहेंगी। अभिविकर्ण उनके नाम से पता चलेंगे, अभिविकर्ण नाम से पता चल रहे हैं, बंध का प्रकार भी नाम से पता चल रहा है, और तीनों बंध मजबूत होते हैं, इसलिए गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इनमें जो परमाणु होते हैं, इनमें जो परमाणु होते हैं वो सहसंयोजक बंधों से जुड़कर, सहसंयोजक बंधों से जुड़कर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं। जालनुमा संरचना, समझ रहे हो, एक जाल सा बना लेते हैं त्रिविम में, जिसे त्रिविमीय क्रिस्टलीय संरचना कहते हैं। समझ रहे हो, परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़ के पूरी त्रिविम में, त्रिविम मतलब तीनों अक्षों के सहारे, इधर भी इधर भी इधर भी, एक्स अक्ष के सहारे भी, वाई अक्ष के सहारे भी, जेड अक्ष के सहारे भी, पूरा त्रिविम में 3D में सहसंयोजक बंधों से जुड़कर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं, जिसे हम त्रिविमीय क्रिस्टलीय संरचना कहते हैं। और क्योंकि ये जालनुमा संरचना बनाते हैं इसलिए इन ठोसों को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। या ये जो ठोस होते हैं, नेटवर्क ठोस जो होते हैं, ये विशाल अणु के रूप में जाने जाते हैं। विशाल अणु समझ रहे हो, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, छोटे छोटे परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़कर पूरा एकदम त्रिविम में एक बड़ा जो है जाल सा बना लेते हैं, जालनुमा संरचना बना लेते हैं। और इसी जालनुमा संरचना को त्रिविमीय क्रिस्टलीय संरचना बोलते हैं, क्योंकि जाल को इंग्लिश में नेट बोलते हैं, पता है नहीं, तो नेट मीन्स क्या होता है, जाल। तो जालनुमा संरचना बनाने के कारण इन ठोसों को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। और आपको बता दूं, ये पेपर में 1 नंबर का आया हुआ है 2018 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। मैंने कहा था ना, सहसंयोजक जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में से पक्का 1 नंबर क्वेश्चन आता है, ये वाला पॉइंट पूछा गया था। मोस्ट है, RBSC के क्वेश्चन में पूछा गया था ये, ठीक है। राजस्थान बोर्ड ने पूछा था 2018 में कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब सहसंयोजक ठोसों में सहसंयोजी परमाणु सहसंयोजक बंधों से जुड़कर एक त्रिविम में बड़ी संरचना बनाते हैं, एक बड़ी जालनुमा संरचना बनाते हैं, तो उस जालनुमा संरचना को हम त्रिविमीय क्रिस्टलीय संरचना कहते हैं। इसी कारण इन ठोसों को नेटवर्क ठोस कहा जाता है, क्योंकि जाल, या ऐसे भी बोल सकते हो, परमाणु सहसंयोजक बंधों से जुड़कर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं। इसकी वजह से ही हम इन्हें नेटवर्क ठोस कहते हैं। कुछ भी अपने हिसाब से बना के लिखो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अधिकांश सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑलमोस्ट जो है सभी जो होंगे विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन एक ग्रेफाइट एक ऐसा हरामी पंथी है, इसे बहुत से लोग अपवाद बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। नहीं, अपवाद नहीं है, ये रूल से हटके चल रहा है तो अपवाद नहीं, इसका प्रॉपर एक पर्टिकुलर रीजन होता है। ग्रेफाइट का खुद का रीजन होता है कि ये विद्युत का सुचालक क्यों होता है, ठीक है। तो सभी सहसंयोजक ठोस जो हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट है ये दोनों, ये जो दोनों पॉइंट हैं वो मोस्ट है, और कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगर बात करूं मैं सहसंयोजक ठोस, तो अधिकांश सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं, लेकिन फिर आपका ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम होता है। मतलब चाहे विद्युत के सुचालक की बात हो, चाहे कठोर प्रवृत्ति की बात हो, इन दोनों से जो भिन्नता प्रदर्शित करता है वो होता है आपका ग्रेफाइट। क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की, उदाहरण की। तो ध्यान से देखो, सहसंयोजक ठोस के मैंने 4 उदाहरण लिखे हुए हैं, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और क्वार्ट्ज, ठीक है। ये आप 4 एग्जाम्पल याद कर सकते हो, और बाकी इनको आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन हीरा ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा उसको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, चारों ठोस के प्रकार हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा, क्वेश्चन सिखा कराऊँगा। हीरा ग्रेफाइट एकदम ऐसे उंगलियों पर हो जाएंगे तुम्हारे, विद डायग्राम, एक एक चीज़ समझ आएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को जो नए बच्चे हो, कमेंट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया करो, समझ रहे हो ना, क्योंकि मेरे भी मेहनत लग रही है। अब क्लास होता है तो मेरा मन लग जाता है, मैं आप कैमरे के सामने भौंक भौंक के ऐसा लगता है मैं खुद को ही खुद पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक है। तो गुड बाय, थैंक यू।